नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और संसद में कांग्रेस और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कहा कि कल मैंने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया। उन्होंने भावुक होकर कहा कि उन्होंने पहले कभी किसी विपक्ष के नेता का इस तरह स्वागत होते नहीं देखा, लेकिन 2 घंटे से भी कम समय बाद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया, इसलिए मैंने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा। जब मैंने उसे पढ़ा तो मैंने देखा कि उस पर विपक्ष के नेता के दस्तखत नहीं थे। या तो हमारे विपक्ष के नेता अभी भी खुद को विपक्ष का हिस्सा नहीं मानते, शायद कांग्रेस को उन पर भरोसा नहीं है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर सियासी तकरार नजर आया। चूंकि कार्रवाई के दूसरे दिन विपक्ष के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, तो सीएम के ये कहने पर कि नोटिस में तो नेता प्रतिपक्ष के हस्ताक्षर ही नहीं है और एक शेर पढ़ने लगे। इस पर हुड्डा खड़े हो गए और बोले, अविश्वास प्रस्ताव पर 18 विधायकों के हस्ताक्षर ही होते हैं, यानी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग से पहले ही हंगामा हो गया। स्पीकर ने हंगामे पर 9 विधायकों को नेम कर दिया और उन्हें बाहर ले जाने के लिए मार्शल आए, तो मार्शलों और कांग्रेस विधायकों में धक्का मुक्की हो गई। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, परिचय करा दें। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़ गए हैं, जो कि हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके साथ ही एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन मूड और माहौल खराब ना हो, इसका सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरा ध्यान रखा था। सत्र के दूसरे दिन जैसा कि अंदेशा था और अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा और शक्ति प्रदर्शन होना था, सो दूसरे दिन कई मुद्दों पर हंगामा हुआ। तब ज्यादा हुआ जब विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को सीएम ने पढ़ना चाहा तो बोले, इस पर तो नेता विपक्ष के साइन ही नहीं हैं। उन्होंने एक शेर भी पढ़ दिया। इस पर हुड्डा खड़े हुए और बोले, अविश्वास प्रस्ताव पर 18 विधायकों के साइन ही होने होते हैं। लीजिए हंगामा। कांग्रेस को हुड्डा पर यकीन नहीं था। लाओ तो कत्लनामा मेरा, लाओ तो कत्लनामा मेरा, मैं भी देख लूं किस किस की मोहर है, सरे मजर लगी हुई है। इनका हमारी पार्टी में कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं। मैं क्या कहने लग जाऊं, मेरे पास तो बहुत सी बारी बातें हैं, कहने लग जाऊं तो, लेकिन ये हाउस की बातें नहीं है। कहो, बाहर स्पीच में कहेंगे आपको। जब इतना, मैं ये नहीं कहना चाहता कोई ऐसा आप शब्द देंगे, लेकिन जो भी इस गद्दी पे बैठा हो, इस स्थिति में बैठा हो, उसको ज्ञान तो होना चाहिए। गौरतलब है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ गया। वंदे मातरम पर सत्ता पक्ष ने चर्चा करनी चाहिए तो हुड्डा बोले, वंदे मातरम को विवादों में ना डालो, इसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता। सीनियर मंत्री अनिल विज भी बोलने को लेकर स्पीकर से विवाद में दिखे। ये बात ठीक है, इसको वाइंड अप करेंगे आप तो अच्छा बोलने रहेगा। नहीं देते। वाइंड अप लो, वाइंड अप करेंगे, ये आपकी मर्जी है, पर वाइंड अप करेंगे तो अच्छा रहेगा। वाइंड अप करें, विषय ज्यादा ना बढ़े, मेरा इतना कहना है। आप सब सीनियर हो, मैं सम्मान करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, पर हाउस भी देखना है। अब मैं बात कर रहा हूँ, रखिए। यानी विधानसभा सत्र का दूसरा दिन पहले दिन के मुकाबले ज्यादा हंगामेदार रहा। अब शनिवार और रविवार माननीयों की छुट्टी रहेगी। सोमवार को विधानसभा सत्र का आखिरी दिन होगा।
कुल मिलाकर विपक्ष के मुद्दों को लेकर सरकार की जोरदार घेराबंदी के ऐलान से सत्ता पक्ष भले ही थोड़ा सहमा रहा हो, पर सत्ता पक्ष यानी सरकार के साथ कई हाथ होते हैं। विधानसभा में उठने वाले सवाल चूंकि पहले से सूचीबद्ध होते हैं, इसलिए सत्ता पक्ष की तैयारी और डाटा सब कुछ पहले से तैयार रहता है, क्योंकि पूरी सरकारी मशीनरी ही एक्सप्रेस स्पीड में नजर आती है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो सदन में आज काफी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा देखने को मिला। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी मैं आपके साथ करूंगा। देवेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव आया और सीएम ने जो बड़ी बात कही, सबसे बड़ी बात की भरोसा ही नहीं है कांग्रेस को भूपेंद्र हुड्डा पर, तो किस तरीके से इसको देखते हैं और आज चर्चा में क्या कुछ खास रहा? देखिए सत्यम, शुरुआत मुख्यमंत्री ने करी, क्योंकि आज पहले से तय था कि अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा होनी है। कुछ और मुद्दे थे और पूरा कल से यह अंदेशा था कि देखिए पहला दिन मूड खराब ना हो और माहौल खराब ना हो, वो मेरे को लगता है सत्ता पक्ष भी समझते हैं और सत्ता पक्ष भी समझते हैं। तो कल तो पहला दिन था, ओपनिंग थी जैसे एक तरह से, लेकिन उसके संकेत नजर आ गए थे कि दूसरे दिन हंगामा होगा और आज अच्छा खासा हंगामा हुआ है। दरअसल आपको बता दूं, अनिल विज ने कल जब ओपनिंग हुई थी सेशन की, अनिल विज ने शेर पढ़कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया था कि आप फिर से नेता प्रतिपक्ष बनकर आए हैं, आपका स्वागत है। तो एक सद्भाव दिखाने की कोशिश की थी सत्ता पक्ष ने। और अनिल विज जैसे आदमी ने, अनिल विज ये तीसरे कार्यकाल की सरकार है, जो दूसरा कार्यकाल था जब तक तीसरा चुनाव नहीं हुआ था विधानसभा का, 20वें बार अनिल विज बयान देते थे कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए जेल तैयार हो रही है, बस जल्दी वो जेल में दिखेंगे। 20वें बार, मतलब इसको सुनकर शायद उनको इरिटेशन भी होती थी भूपेंद्र हुड्डा को कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में ये बयान देते थे कि जेल तैयार हो रही है, लेकिन वो समय पीछे छूट गया। कल अनिल विज ने सद्भाव दिखाया, क्योंकि तीसरी बार बीजेपी की सरकार है, अनिल विज सीनियर मंत्री है, तो भूपेंद्र हुड्डा का शेर पढ़कर स्वागत किया था। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी और मुद्दे थे, तो आज फिर मुख्यमंत्री ने शेर पढ़ा भूपेंद्र हुड्डा के स्वागत में, लेकिन शेर के उनके शेर के शब्द ऐसे थे जो दिल को चुभने वाले थे। उन्होंने शेर पढ़ा कि हुड्डा को तो कोई चाहता नहीं था कांग्रेस में, लेकिन फिर भी पार्टी ने इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया, प्रतिपक्ष हम स्वागत करते हैं। तो मेरे को लगता है हुड्डा के दिल पर तीर की तरह ये बात चुभी। तो एक तो इस तरीके का शेर सुनाया और फिर उन्होंने ये कह दिया उससे पहले कि जो अविश्वास प्रस्ताव है, जो नोटिस दिया गया, उस पर तो नेता प्रतिपक्ष के साइन ही नहीं है। तो भूपेंद्र हुड्डा ने चौके पे छक्का मारा कि जरूरी नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष के साइन ही, 18 विधायकों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, जो नियम है अविश्वास प्रस्ताव का। तो भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कह दिया, लेकिन वो बाद में कहा, पहले शेर पढ़ दिया मुख्यमंत्री ने, उसके बाद थोड़ा उखड़ गए भूपेंद्र हुड्डा कि अगर आप कुर्सी पर बैठे मुख्यमंत्री, आपको ज्ञान तो होना चाहिए। लेकिन देखिए तजर्बा, अनुभव बहुत है भूपेंद्र हुड्डा को, कितनी बार विधायक बने, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, अब तीसरी बार नेता विपक्ष के तौर पर आ रहे हैं सामने। तो थोड़ी सी मतलब देखिए गहमा गहमी रही। और बात एक अनिल विज और स्पीकर में थोड़ी नोकझोंक हो गई कि अनिल विज कहते हैं आप मेरे को बोले, वो अपना हक समझते हैं, सीनियर नेता हैं, 7वीं बार के विधायक है, तीसरी बार के मंत्री हैं, स्पीकर को कहने लगे, वो कहते हैं नहीं आपको प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वंदे मातरम को लेकर भी, वंदे मातरम पर भी कुछ इस तरह की आपस में नोकझोंक नजर आई। कुल मिला के हंगामा आज हुआ है और सोमवार को अब आखिरी दिन रहेगा। बिल्कुल महेश जी, आज काफी सदन में हंगामा देखने को मिला, दोनों तरफ से नोकझोंक काफी होती हुई नजर आई और भूपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से सीट पर खड़े होकर अपनी बात रख रहे थे, तो उनको इंटरप्ट भी बीच बीच में स्पीकर कर रहे थे। लेकिन जिन मुद्दों की चर्चा विपक्ष कर रहा था, क्या वो सदन में उठाए जा रहे हैं, उन पर बातचीत हो पा रही है? देखिए फिलहाल तक तो नहीं। जो मुद्दे जन सरोकार से जुड़े मुद्दे थे, जो जनहित के मुद्दे थे, वो अभी तक तो पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आखिरी दिन उन पर बातचीत हो, लेकिन फिलहाल तक तो
अभी पहला दिन जो था एक तरीके का प्रतिबिंब सरकार कायम करना चाह रही थी और हमने पिछले कार्यक्रम में जिक्र भी किया कि किस तरीके से सिख वोटर्स को साधने की कोशिश इस तरह के कार्यक्रम से, गेस्टर्स से, अपने वेशभूषा से मुख्यमंत्री करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी भूमिका पंजाब चुनाव में क्या रहने वाली है इसका जिक्र हमने किया, लेकिन अभी जो जनहित से जुड़े मुद्दे थे मुझे लगता है कि अभी तक तो उस विषय से दूरी पूरे सदन की बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ नायब सिंह सैनी ने जो सवाल उठाया और जिस तरीके से शेर पढ़ा, मुझे लगता है कि यही वो जख्म है जो कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा साल रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष भी बनाया और यही वो शख्सियत है जिस पर अभी विश्वास जो है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का कहें या कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहें या काफी बड़े तबके का जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं यानी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहें, विश्वास डोल चुका है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। लेकिन वो भी एक बड़ा सच ये भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़े कद का नेता भी कांग्रेस पार्टी के पास हाल फिलहाल नहीं है और जाट वोटर्स को साधने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ज्यादा सक्षम साबित होते हैं और गैर जाट वोटर्स को भी किसी हद तक, काफी हद तक कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ पाए। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां विधानसभा चुनाव के दौरान रही, बीते विधानसभा चुनाव में जाट और गैर जाट में जिस तरीके से पूरा इलेक्शन तब्दील हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फायदे का सौदा साबित हुआ। लेकिन जो मूल बात ये थी कि तमाम कांग्रेसी नेताओं का, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भूपेंद्र हुड्डा पर विश्वास अटूट है, ऐसा है नहीं। वो विश्वास जो है वो डोल चुका है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के भीतर रहकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अक्सर सवालों के घेरे में आ जाते हैं और खासकर उनकी जो एक तरीके की डेडिकेशन है, जो कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पण की बात है, वो कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव की बात हो, रहकर इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि वो संशय के घेरे में आ जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस पार्टी के प्रति जो समर्पण का भाव है उसका स्तर क्या है। फिलहाल विश्वास का भाव है और इसी बात को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने तरीके से उठाने की कोशिश की और मुझे लगता है कि काफी हद तक इस विषय को उठाने में वो कामयाब हुए भी हैं और सीधा हमला इसे आप मान सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर किया है नायब सिंह सैनी ने। बिल्कुल। वीरेंद्र सोनी जी, 2 दिनों के सत्र की चर्चा का निचोड़ हम देखें तो क्या लगता है आपको? इनकी चर्चा का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो सत्तारूढ़ दल का निशाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए, आज वंदे मातरम पर चर्चा हुई, जब संसद में इस पर चर्चा हो चुकी है तो विधानसभा में इस पर चर्चा का क्या उचित है? आफ्ताब अहमद ने इस पर सवाल उठाया है। देखिए, लेकिन वंदे मातरम का सब सम्मान करते हैं, उनका सम्मानजनक स्थान है और उसके बाद विधानसभा में इस पर चर्चा कराना कहां तक तर्क संगत है, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। और हम देखें कि जितने भी अच्छा अविश्वास प्रस्ताव था जी, अविश्वास प्रस्ताव भी उतनी गंभीरता से विपक्ष लेकर नहीं आया। हालांकि उसका ये दायित्व है भाई, जो सरकार की विफलता है उसको उजागर की जाए। अब 2 घंटे के अंदर ही इस पर चर्चा होनी है। 2 घंटे के अंदर आप इस पर क्या मुद्दे उठा पाएंगे? सरकार ने जवाब भी देना है, सत्तारूढ़ दल के लोग भी बोलेंगे, विपक्ष भी बोलेगा, तो 2 घंटे के अंदर इस पर क्या चर्चा हो पाएगी? ये मात्र औपचारिकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। विपक्ष भी अपनी औपचारिकता निभा रहा है और सत्तारूढ़ दल भी मानता है कि विपक्ष इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा। और जो अन्य मुद्दे भी हैं, जो अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है, उसको हम देखें, अगर हम इस पर पूरा सार निकालें तो ज्वलंत जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर क्या सरकार की ओर से क्या दृष्टिकोण है, सरकार उन पर क्या पक्ष ले रही है। भाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, देखिए अविश्वास तो इन मुद्दों पर चर्चा होगी, सरकार जवाब भी देगी, लेकिन जनता जो ठोस हल चाहती है। अब देखिए कि अब जो पहले बीपीएल कार्ड थे, 13.5 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए गए जी। भाई, चुनाव के समय में जो पीपीएल कार्ड बने थे उसके बाद 13.5 लाख जो है बीपीएल कार्ड दिए गए। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, सरकार अपने ढंग से काम कर रही है। देखिए, सरकार की नीतियां हैं, सरकार अपने ढंग से जो पारदर्शी नीतियां बना रही है, लेकिन विपक्ष भी जो है, विपक्ष को मालूम है, परिणाम मालूम है। बिल्कुल, इस अविश्वास प्रस्ताव का हर्ष क्या होने वाला है सबको मालूम है। देखिए, मनोहर लाल जी के समय में जब दूसरा उनका कार्यकाल था तो उनके खिलाफ 2 अविश्वास प्रस्ताव आए थे उस समय, और अब सैनी सरकार के खिलाफ ये एक अविश्वास प्रस्ताव है। और मुझे ये लगता है कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर अंत में कांग्रेस जो है वॉकआउट कर जाएगी।
उसका क्या होगा, भाई हम सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है, मुख्यमंत्री बोलेंगे, उसके बाद जब जवाब दे रहे होंगे या तो उसके बाद जो है वो कहेंगे हम सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है विपक्ष के पास। ये चाहे सत्तारूढ़ दल हो, सत्तारूढ़ दल में मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला हुआ है, उसके बाद अनिल विज ने संभाला हुआ है, तो ये सब जो है सुर्खियां बटोरने के लिए है, चाहे विपक्ष की ओर से हो चाहे सत्तारूढ़ दल की ओर से हो, चाहे शेरो शायरी हो चाहे कुछ जवाब दिए जाए। तो जनता के मुद्दों पर जो गंभीर चिंतन होना चाहिए था, क्या वो सदन उस मामले में हल रहा है, उसका सार्थकता हुई है? तो मुझे लगता है जो गंभीर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, जो गंभीरता दिखाई देनी चाहिए थी, उस ढंग की गंभीरता दिखाई नहीं दे रही। ये एक सब राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, छीटाकशी हो रही है, इसका कोई सार्थक हल निकलेगा? मात्र शरदकालीन जो सत्र है ये मात्र औपचारिकता ही बनकर रह जाएगा। देवेंद्र जी, सदन की गरिमा का दोनों पक्ष क्या ध्यान रख पा रहे हैं? लगता है कि जनता से जुड़े मुद्दों का ठोस हल निकलेगा इस चर्चा में? देखिए सत्यम, ये जो सदन चुन के आया है, इसमें जब चुनाव परिणाम आए थे तो उसमें आया था सामने करीब 42 विधायक नए चेहरे हैं जो पहली दफा विधानसभा में आए हैं। तो 90 में से 42 तो हैं जिनको अभी उतना अनुभव नहीं या जितना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो चीजों को एक नतीजे पर पहुंच सके कि मेरे को क्या करना है। ज्यादा दारोमदार इन सीनियर पे है, जैसे अनिल विज हैं, अनिल विज हो गया, भूपेंद्र हुड्डा हो गया, अब दूसरी बार के मुख्यमंत्री और विधायक नायब सिंह सैनी हो गए हैं, विपुल गोयल हैं, घनश्याम सराफ है, बहुत सारे जो घनश्याम दास अरोड़ा हैं, तो जो पुराने हैं उनको देखे मंझे हुए खिलाड़ी हैं। जब ये कहा गया था सेशन शुरू होने से पहले, भूपेंद्र हुड्डा ने 2 दिन बाद सेशन शुरू होता, भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा था पूरे जोर से जनता के हितों की जो बातें हैं, मुद्दे हम रखेंगे। बात थी किसानों को, किसान परेशान है कि बारिश बाढ़ से उनका फसल नुकसान हो गया, बर्बाद होगी फसल, अगली फसल बो नहीं पाई क्योंकि खेतों में सीलन आ गई, रेत आ गया, उसकी सफाई करनी, शिकायत की जाती है, आरोप लगता है कि कुछ खेतों में तो अभी भी पानी खड़ा है जब पानी ज्यादा था, सरकार ने मुआवजा देना था, मुआवजा नहीं मिला। किसानों की आपको याद हो पहले दिन जो पहला दिन था, हरे रंग की जैकेट पहन के आए थे कांग्रेस के विधायक, पत्रकारों ने पूछा ये कैसे, आपका क्या इसके पीछे? उन्होंने कहा जी किसान दुखी है, किसानों के मुद्दे उठाएंगे। किसानों का मुद्दा 2 दिन में तो उठा नहीं, अब एक दिन सोमवार रह गया। युवाओं का मुद्दा, बेरोजगारी की बात है, या जो पेपर लीकेज होती है, बहुत सारी चीजें हैं। वायदे किए गए थे चुनाव के टाइम 2024 विधानसभा के 2 लाख रोजगार देंगे, मतलब 5 साल में 2 लाख युवाओं को 40,000 रोजगार बनता है एक साल में, लेकिन अभी आंकड़े आए थे कि 28,000 कुछ इतने ही रोजगार दे पाई है सरकार। तो मतलब जो वायदे किए गए थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे पुरजोर तरीके से सरकार से जवाब मांगेंगे, घेरेंगे, लेकिन अभी 2 दिन में कुछ हुआ नहीं। और मंडे को, शनि इतवार कल परसों छुट्टी है, सोमवार को आखिरी दिन है। अब आखिरी दिन काम बहुत है, मुद्दे बहुत हैं, डिस्कशन बहुत है, और मेरे को लगता है आखिरी दिन भी हंगामा होना तय है, क्योंकि अभी प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। जिस इरादे के साथ विपक्ष आया था और सत्ता पक्ष तैयारी के साथ आया था, तो मेरे को लगता है तीसरा दिन भी कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नजर आने वाली नहीं है। लिहाजा औपचारिकता पूरी हो गई कि सेशन पूरा। आपको एक लास्ट बताता हूं सत्यम, एक स्पीकर का मैंने पीछे इंटरव्यू किया था कांग्रेस राज में, उनका ये कहना था कि प्रोटोकॉल है साल में 28 से 32 तक सिटिंग्स होनी चाहिए, लेकिन इस सरकार में भी ऐसा नहीं हो रहा। आप देखिए 5 दिन का सेशन है लेकिन सिटिंग्स 3 है, तो 28 से लेकर 32 सिटिंग्स होना जरूरी है, ये प्रोटोकॉल है। लेकिन कोई सरकार ज्यादा दिन सत्र नहीं बुलाती, क्योंकि सरकार की खिंचाई होती है, किसी पार्टी की सरकार हो, वो बचते हैं कि बस दिखाने के लिए बुला ली जाए, प्रोग्रेस हो ना हो। ठीक है महेश जी, सदन शुरू होने से पहले विपक्ष कह रहा था कि हम सदन में किसानों का मुद्दा उठाएंगे, युवाओं का मुद्दा उठाएंगे, रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वीरेंद्र सोनी जी और देवेंद्र जी कह रहे हैं कि अभी तक 2 दिन की चर्चा में इन तमाम मुद्दों को नहीं उठाया गया है, बस छीटाकशी हो रही है, शेरो शायरी पढ़ी जा रही हैं, तो क्या लगता है एक आखिरी दिन जो सोमवार रह गया है उस दिन क्या इन मुद्दों को उठाया जाएगा और वो एक दिन इनफ रहेगा?
देखिए, दो चीजें हैं, एक मुद्दों का उठाया जाना और दूसरा उनका सार्थक साबित होना, यानी उन पर अमल किया जाना। जो सवाल उठाए गए थे उनमें अगर कोई गंभीरता सरकार को नजर आती है तो उन सवालों के जवाब के साथ साथ उसमें अगर किसी तरह के परिवर्तन की जरूरत है तो वो सार्थकता भी नजर आनी चाहिए। किसी तरह की खामियां अगर विपक्ष गिनवाने का काम करता है तो उन खामियों को दूर करने का जो वायदा है, जो गारंटी है, वो भी सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल तक तो यही लगता है कि आखिरी दिन इन तमाम मुद्दों का जिक्र तो होगा, क्योंकि विपक्ष इन तमाम मुद्दों का जिक्र किए बिना कैसे रह सकता है। अगर विपक्ष ने इन मुद्दों को नहीं उठाया तो फिर सीधे सवाल दागे जाएंगे विपक्ष पर और पूछा जाएगा कि आप हरी जैकेट पहनकर तो आए थे, लेकिन किसानों के सवालों का क्या हुआ, और अगर सवाल पूछे भी थे तो जवाब का क्या हुआ। तो फिलहाल ये बात मानकर चलिए कि सवाल तो दागे जाएंगे, लेकिन उसकी समयावधि जो है वो बेहद कम रह जाएगी। कुछ ही मिनटों में तमाम सवालों को सिलसिलेवार दाग दिया जाएगा, खबरों की सुर्खियां तो बनेगी, लेकिन उसमें सार्थकता की अगर आप तलाश करने की कोशिश करेंगे तो सार्थकता बेहद कम नजर आएगी और सरकार भी विपक्ष पर एक तरीके से हमलावर नजर आएगी। पलटवार होगा, आंकड़ों की बारिश होगी और आंकड़ों की बाजीगरी की बात कहकर विपक्ष बाहर का रास्ता नापता नजर आएगा। तो ये मानकर चलिए कि बहुत ज्यादा अगर सार्थक परिणाम की उम्मीद आप कर रहे हैं तो परिणाम तो कुछ खास नहीं रहने वाला है। हाँ, खबरों की सुर्खियां दोनों ही तरफ से बनेगी, विपक्ष सवाल उठाएगा भी और सरकार जवाबी हमले दागेगी भी। ये सब कुछ मुझे लगता है कि आखिरी दिन जरूर देखने को मिलेगा। वीरेंद्र जी, सीएम सैनी जो आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस को खुद अपने नेता विपक्ष पर भरोसा नहीं है, इसमें कितना दम है? देखिए, तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री ने ये पक्ष पकड़ा है और लेकिन ये देखिए उसके लिए 18 विधायक चाहिए विश्वास प्रस्ताव के लिए, कोई आवश्यक नहीं है। हालांकि देखिए विधायक दल की तरफ से जो विपक्ष के नेता हैं और उनमें अगर उनका नाम नहीं है तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन देखिए एक सत्तारूढ़ दल को कोई खामी नजर आती है तो उसने बात को पकड़ा है, एक मुद्दा मिल गया, अनचाहा मुद्दा मिल गया, लेकिन ये इतनी तक गंभीरता से नहीं है। उसमें गंभीरता उसके मुद्दे हैं जो विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, बेरोजगारी है और शिक्षा का स्तर है और जिस तरह से उद्योग धंधों का ऐसे पलायन हो रहा है। आज जब है वहां डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने आंकड़े देकर बताया कि जो रिजर्व बैंक की भी रिपोर्ट है, जो भाई यहाँ से हरियाणा से इतने जो फैक्ट्रियां हैं वो चली गई हैं, पलायन कर गई हैं, तो इससे जो है कितना असर पड़ रहा है। और देखिए अपराधों की क्या स्थिति है, लोगों को फिरौतियों की धमकियां आ रही हैं, अलग अलग तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, प्रवृत्ति बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इन मुद्दों पर अब मुख्यमंत्री का जवाब आएगा, लेकिन इस जवाब से क्या विपक्ष संतुष्ट हो पाएगा? अगर मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही हमले करते रहे तो मुद्दों की जो सार्थकता है, जो चर्चा की सार्थकता है, वो समाप्त हो जाएगी। भाई राजनीतिक हमले तो होने चाहिए, होते हैं, लेकिन उसका जो विपक्ष प्रश्न उठाता है, विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब भी मिलना चाहिए। राज्य की जनता जवाब चाहती है, तो ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि जब मुख्यमंत्री का जवाब आएगा तो उसमें इन मुद्दों की गंभीरता के साथ चर्चा होगी, राज्य की जनता इस बात को देखेगी। क्योंकि अब सरकार क्या कदम उठा रही है, देखिए जिस तरह के पुलिस अधिकारी के द्वारा आत्महत्या हुई, कर्मचारी द्वारा भी आत्महत्या हुई, इस तरह भ्रष्टाचार का मामला है, काफी गंभीर मामला है, तो कई तरह के देखिए भ्रष्टाचार तो अभी है ही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार गंभीर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वांछित परिणाम थे वो नहीं मिल पा रहे। उसके लिए लोग भी स्वयं हद तक दोषी हैं, लेकिन सरकार को इस मामले पर और जो कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है और ऐसे जन जन महत्व के मुद्दे हैं जिनको सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और विपक्ष का काम भी है। विपक्ष इन मामलों को उजागर कर रहा है और परिवार पर चयन पत्र में भी खामियां हैं उसको भी उजागर कर रहा है। और कांग्रेस की ओर से अगर हम देखें, विपक्ष की ओर से गीता बुक्कल है, बेबी बत्रा है, अशोक अरोड़ा है, ये गंभीरता से सरकार को घेर रहे हैं। और जबकि सरकार की ओर से मोर्चा जब मुख्यमंत्री के अलावा अनिल विज ने संभाला हुआ है, जो कृष्ण पवार हैं, विकास एवं पंचायत मंत्री हैं, वो उनकी बाएं पैर की सर्जरी हुई है, वो इस बार सत्र में शामिल नहीं है। तो इसलिए मुख्यतः ये दो लोग ही जो है सरकार की ओर से अपना सरकार का बचाव कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन रहा और जो कि बहुत ही हंगामेदार रहा, क्योंकि आज जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला।